मुझे सिंगापुर की एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, एक बार जीवन में बच्चे को हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, सो आई वांट टू आस्क कि हम लोग स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बड़ी गलतफहमी पेरेंट्स में होती है, बच्चों को बचपन से डराते हैं कि तू बदमाशी करेगा तो तेरे को हॉस्टल में डाल देंगे। कभी कभी हमारा जो पैशन होता है वो स्पोर्ट्स जो हमें ज़्यादा पसंद होते हैं कि सर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो मतलब हमारा दिमाग कहीं और ही डाइवर्ट हो जाता है। सो आई वांट टू आस्क डैट मुझे फ्यूचर में मेरा पैशन फॉलो करना है, बट माई पेरेंट्स से दैट यू हैव टू बी स्टेबल इन योर लाइफ। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू से मैं हूं आरजे कविश और आज हम बहुत ही खास कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही खास जगह पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का नाम है विद्या अंतरिक्ष। हमारे शिक्षा जगत में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे रहे हैं। ऐसे ही आज हम झुंझुनू के एक बहुत ही ख़ास स्कूल में मौजूद हैं, झुंझुनू एकेडमी में, और हमारे साथ में झुंझुनू एकेडमी से डायरेक्टर आकाश मोदी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विद्यांतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत दरअसल हमने इसलिए करने का सोचा कि बच्चों की जो एजुकेशन है उसके आयाम, उसकी बातें जो हैं वो आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले मैं सर आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आपने शिक्षा ली और क्या आपने एक्सपीरियंस किया उस दौरान। पहले तो मैं 90.0 FM का साधुवाद देना चाहता हूं और आपको हमारी स्कूल में वेलकम करता हूं जी। और ये एक बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव आपने लिया है, नाम भी बहुत खूबसूरत आपने रखा है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, जो कि एक शून्य भी है और एक अनंत भी है। तो आपने नाम भी बहुत खूबसूरत चूज़ किया है, विद्या और अंतरिक्ष को मिला के, तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। आपका क्वेश्चन था कि मेरे एजुकेशन के बारे में, तो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम नर्सरी, फ्रॉम LKG मैंने अपने ही ग्रुप में, अपने ही स्कूल्स में एजुकेशन लिया है और अलग अलग ब्रांचेस, बिकॉज देर आर अराउंड 5 ब्रांचेस जो हमारे झुंझुनू में चलते हैं, तो उनमें अलग अलग ब्रांचेस में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। और इस एरिया का लगभग ये शुरुआती डे बोर्डिंग एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो सभी शिक्षकों का खूब प्यार स्नेह भी मिला है और मैंने सारी शिक्षा यहीं से ली है। क्लास 12th मैंने 2008 में झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी से ही कंप्लीट की। ये पहला ही हमारा बैच था। तो वो हमें सौभाग्य मिला कि 2008 में हमारा पहला क्लास 12th का बैच CBSE का जो ग्रेजुएट हुआ था, तो मैं उसी बैच का हिस्सा था। उसके बाद कॉमर्स का मैं स्टूडेंट था और व्यापारिक फैमिली से हम आते हैं, तो कॉमर्स एक नेचुरल चॉइस हुआ करता था। जी। और पेरेंट्स ने कभी भी मुझ पे दबाव नहीं डाला और वो स्टूडेंट्स को भी इसी चीज़ के लिए करते हैं कि फॉलो योर पाथ, फॉलो योर पैशंस। मुझ पे भी कभी कोई दबाव नहीं डाला कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आई वॉज फ्री टू चूज़। तो फिर मैंने क्लास 12th के बाद में मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और मुझे सिंगापुर की एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे मैंने BSc, हाँ हालांकि मैनेजमेंट होता है बट उसको BSc बोलते हैं वहाँ पे, तो BSc के अंदर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और ईश्वर की कृपा से और मेरिट बेस मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैंने मेरी जो कंप्लीट हायर एजुकेशन है वो 100% स्कॉलरशिप पे मैंने कंप्लीट की है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने ही, वो भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने ही फिर मुझे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में सेंड किया था। बिल्कुल। तो वहाँ भी मैं गया हूँ और मैंने लगभग 6 कंट्रीज़ में एजुकेशन लिया है और कंप्लीट एजुकेशन मैंने स्कॉलरशिप पे ही कंप्लीट किया और मेरा रेसिडेंस भी वो था, स्कॉलरशिप पे था। तो मुझे बड़ा उस समय से ये था कि शिक्षा से हमें कुछ अचीव तो हो सकता है। बिल्कुल। और शिक्षा अगर हम लेते हैं तो वो हमें हमेशा 100 गुना रिटर्न देती है। बिल्कुल। और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो जितना ज्ञान मिल सके उतना ले सकते। बिल्कुल। वहीं पर सर आपने आपके एजुकेशन की बात की कि बाहर से फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन ली, उसके बाद जब आप इंडिया आए, चूँकि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भारत में ही हुई है, उसके बाद में आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हायर एजुकेशन ली, तो वहाँ आपने कुछ डिफरेंसेस महसूस किए होंगे जिन्हें हम हमारे बच्चों में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में यदि आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं बहुत इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ आ रही है उसमें ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो मेरे मन में या हमारे मन में थी
वो ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट अब होने जा रही हैं बहुत जल्दी। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि वहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत प्रमोट किया जाता है और रॉट लर्निंग जो है कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ तुम ये याद करो और ये एग्ज़ाम में लिख दो, वो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट यही होता है कि लर्निंग शुड कम फ्रॉम द स्टूडेंट एंड टीचर इज ओनली इन द क्लास टू फैसिलिटेट द लर्निंग, उसको गाइड करने के लिए होता है रादर देन रटाने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा अंतर है और वो धीरे धीरे यहाँ आ रहा है। और हम लोग जिस दिशा में हम जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति की भी हमने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आदरणीय चेयरमैन सर हैं, उन्होंने वो कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो प्रांत के अध्यक्ष भी हैं एक संगठन के जिसका नाम नीसा है, जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए काम करता है। उन्होंने पूरे इंडिया में घूम करके नई शिक्षा नीति का जब ड्राफ्ट था, जब पोखरियाल जी हमारे आदरणीय मंत्री थे शिक्षा के, उस समय नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट था उसको बनाते समय उसमें अपने सुझाव लिए थे पूरे इंडिया से। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सुझाव और बड़ी संख्या में जो एक ड्राफ्ट बना के दिया गया था, उसमें पापा की एक अहम भूमिका थी। तो वो इसके एक बहुत शुरू से ही है कि चेंज आना चाहिए और वो चेंज को बहुत से लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और उन्होंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है कि चेंजेस की क्या ज़रूरत है और क्या होना चाहिए, तो वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल। वहीं पर सर एक बात जो है वो अमूमन हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादातर तौर पर देखी गई है कि अक्सर जो है वो बच्चों का रुझान जो है वो पेरेंट्स की चॉइस के हिसाब से भी कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप इसको लेकर क्या मानते हैं? पेरेंट्स का मानना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, वहीं बच्चे की ख्वाहिशें कुछ और होती हैं बनने की। तो आपका इस पर क्या टेक है? बहुत खूबसूरत ये सवाल है और ये बहुत हमारे दिल के करीब है, क्योंकि हम हमारे हर बच्चे को जीवन में सफल देखना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ हमारे पास में आप हमारे जो डीएम मोदी सभागृह है वहाँ पे चल के देखेंगे तो एक पूरा वॉल है जो कि एल्यूमिनाई का है, जो इन्होंने अचीवमेंट किया है। अच्छा। तो हमारे ना सिर्फ अनगिनत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, आईएएस हैं, आईईएस हैं, आईएफएस, आईपीएस हैं, मतलब प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जो ट्रेडिशनल जो हमारे माइंड में होती है ना कि सक्सेस का एक हमारे यहाँ पे एक दायरा होता है कि आप कुछ सीमाएं हैं जो पेरेंट्स के अंदर होती हैं, और पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता है। बिल्कुल। वो उन्हें फाइनेंशियली और सोसाइटी में एक स्टेबल देखना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के सुझाव देते हैं जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर हमारे स्टूडेंट्स को हम क्लास 9th ऑनवर्ड्स हम लोग एक करियर काउंसलिंग पैनल पे रजिस्टर करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टूडेंट्स को करते हैं। वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे करियर काउंसलिंग में अलग अलग प्रोफेशंस जो हैं उनसे रूबरू कराते हैं। साइंस भी लें तो साइंस में भी सिर्फ इंजीनियरिंग और मैथ्स या फिर मेडिकल ही एक ऑप्शन नहीं होता, उसमें जितने तमाम ऑप्शंस होते हैं वो सब हम उनको समझाते हैं, बताते हैं, जो जिस भी डायरेक्शन में जाके वो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको कैसे अप्रोच करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, कैसे उस करियर पाथ को वो फॉलो कर सकते हैं, तो वो उन्हें गाइडेंस देते हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें उन सब की तैयारी हम भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, मेडिकल कोई जाना चाहता है तो वी हैव अ वेरी गुड टाई अप, जहाँ पे बच्चे कोटा या किसी भी बड़े शहर की क्वालिटी को यहाँ झुंझुनू में रहते हुए उसको अचीव कर सकते हैं टॉप क्लास फैकल्टी द्वारा। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट्स एनडीए में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसका हमने एक पैरेलल सिस्टम करा है जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स को सहर्ष अवेलेबल होता है, जिसमें बच्चे ना सिर्फ रिटन यूपीएससी की बल्कि एसएसबी का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में वो अपना एनडीए का पैशन फॉलो कर सकते हैं। सो मैनी करियर पाथ्स दे कैन टेक, और उनका गाइडेंस देना हमारा काम है और हम उनको हेल्प करते हैं उसमें। बिल्कुल। वहीं पर सर एक बात आती है, यूनेस्को के भी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो वन ऑफ देम है। 2030 का जो एजेंडा है उसमें 195 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो सिर्फ वही शिक्षा नहीं जो हम किताबों से लेते हैं, तो आपका कितना जोर रहता है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, और आपके हिसाब से क्या मायने हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के? देखिए, हमारा जो टारगेट ही होता है वही क्वालिटी एजुकेशन होता है। हमारी टैगलाइन में भी वही लिखा हुआ है। और क्वालिटी एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे अंक लाना बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छी शिक्षा का मतलब हम अगर एक सोसाइटी में एक बच्चे को
अगली सीढ़ी पे पहुंचा रहे हैं, तो हमारा एक दायित्व होता है कि वो एक प्रोडक्टिव नागरिक बने। और वो जो प्रोडक्टिव सिटीज़न होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जीविका अर्जन करे या फिर सिर्फ अपना किसी जॉब में, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में सिर्फ वो चला जाए, एंटर भर कर ले, वो ही इनफ नहीं होता है। और आपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की, हमारे यहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि स्टूडेंट्स को चहुमुखी डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। शिक्षा आज के समय सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है। बच्चा सिर्फ टीचर से नहीं या किताबों से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी सीखता है और बिफोर एंड आफ्टर स्कूल भी सीखता है। तो उनको एक अच्छा नेटवर्क मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों कोई आईआईटी में जाना चाहता है? इसलिए नहीं कि वहाँ कोई अलग किताबें पढ़ाई जा रही हैं, बल्कि सबसे मुख्य कारण ये है कि वहाँ नेटवर्क, साथ में पढ़ने वाले कौन है। वहाँ जाना मुश्किल है, मुश्किल है इसीलिए वहाँ जाने योग्य है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे जो उन कड़ी बाधाओं को पार करके वहाँ पहुँचे हैं और उनका एक सोचने का तरीका है। तो सोचने के तरीके को हमें डेवलप करना है। और जो डेवलपमेंट गोल्स की आपने बात की, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन में स्कूल का नाम हमेशा से रहा है। हमारी वो स्कूल रही है जिसने पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया है। 40 राज्य मेरिट, ना आज से पहले किसी ने, और अब तो गवर्नमेंट मेरिट अनाउंस नहीं करती, तो वो एक रिकॉर्ड हमेशा के लिए हमारे नाम पे है कि पूरे राजस्थान में अधिकतम 40 स्टेट मेरिट्स देने वाला ये स्कूल है। नेशनल टॉपर, सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100, वो सब हम लोग करते हैं। और वो हमने एक एक्सपर्टीज़ हासिल करी है। पिछले 40 सालों से हम सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन में हैं। पर साथ साथ हमने ये भी महसूस किया है कि चाहे डांस हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हो या स्पोर्ट्स हो। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमारे पास में अनेकों आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, तो साथ में हमारे पास ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। स्पोर्ट्स कोटा में उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं। स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें बहुत मेडल्स मिले हैं। इंडिया के अंदर कॉमनवेल्थ तक हमारे स्कूल ने रिप्रेजेंट किया है। तो डेवलपमेंट बहुत मल्टी फैसेटेड चीज़ है, नॉट ओनली एजुकेशन एंड बुक्स ओनली। बिल्कुल। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी हमने बात की, तो सर कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक आयाम ये भी होता है कि बच्चे के हम इमोशनल और उसके सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें। जब मैं रेडियो पे शो करता हूँ तो कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, तो लगातार घंटों पढ़ाई उनको करनी होती है, तो उनका कहीं ना कहीं एक सोशल जो कनेक्शन होता है या अपने फ्रेंड्स के साथ में जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, उसको हैंडल करना उनको नहीं आता है। तो आपका क्या मानना है, कैसे हम शिक्षा में ये आयाम भी जोड़ सकते हैं कि एक बच्चा जब बड़ा हो तब वो अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर, अपने लाइफ में फेलियर्स को लेकर उसको बैलेंस करना सीखे? देखिए, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली से आता हूँ। पुराने वक्त में लगभग सभी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बड़ा परिवार होता था। बच्चे बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़ करना या शेयरिंग करना वो बहुत सहजता से सीख जाते थे। बिल्कुल। कोप अप करना, किसी की सफलता पे खुश होना, अपनी असफलता पे लोगों का सपोर्ट मिलता था और वो इमोशनली स्टेबल होते थे। छोटे परिवार होने से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे स्कूल से उम्मीदें बढ़ती हैं, क्योंकि स्कूल में उन्हें एक सोशल एनवायरनमेंट मिलता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो उन्हें उनकी सफलताएं भी और विफलताएं भी, उन दोनों पे ही उनको कैसे एनकरेज करना या कैसे मोटिवेट करना, कैसे उनको स्टेबल करना, ये कर सकते हैं। और वो हम टीचर्स की बहुत रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं। शिक्षा एक बड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम भी आज सीख ही रहे हैं और हमारे टीचर्स को भी हम लगातार सिखा ही रहे हैं। तो वो इमोशनल कोशेंट टीचर में, बच्चे में होना बहुत अनिवार्य है। मैं उसकी बिल्कुल अनुशंसा करता हूँ कि वो होना ही चाहिए। और स्टूडेंट्स में, हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मेरा ये मानना है, पर्सनली मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, कि एक बार जीवन में बच्चे को हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। वंस इन देयर लाइफ एटलीस्ट उनको एक हॉस्टल में रहना चाहिए। और वो इसलिए नहीं कि जहाँ वो हैं शायद वहाँ अच्छी शिक्षा ना हो, सिर्फ वही एक कारण नहीं होता। एक बड़ी गलत फहमी पेरेंट्स में होती है, बच्चों को बचपन से डराते हैं कि तू बदमाशी करेगा तो तेरे को हॉस्टल में डाल देंगे। जी ठीक है, जबकि आप अच्छे से अच्छा देखेंगे, अमिताभ बच्चन हॉस्टल में रहे थे, क्या वो घर में बदमाशी करते थे इसलिए भेजा गया था? तो हॉस्टल का भय नहीं होना चाहिए और हॉस्टल को एक किसी जेल के रूप में नहीं समझना चाहिए। हॉस्टल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक साथ में उसे, हमारे यहाँ पे जैसे 18 राज्यों से बच्चे रहते हैं, तो उसे पूरे इंडिया के अंदर दूसरों से, अपने कल्चर से बाहर दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है वो सीखते हैं। शेयरिंग कैसे करते हैं, बच्चों में अगर कोई मनमुटाव हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बच्चे एक दूसरे से बड़ा सहजता से, बड़े आराम से सीखते हैं।
और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग होते ही हैं। बिल्कुल। साथ ही कुछ सवाल जो हैं वो हमारे बच्चों की तरफ से भी हैं जी। तो अब बच्चों के सवालों को हम लेते हैं ज़रूर। और उनके जवाब शायद आप देने की पूरी बिल्कुल कोशिश कर ज़रूर, सकें। स्वागत है। ग्रीन नमस्कार सर, माय नेम इज़ मुकुल एंड आई एम स्टडिंग इन 8th क्लास। माय क्वेश्चन इज़, कभी कभी हमारा जो पैशन होता है वो स्पोर्ट्स जो हमें ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में स्कोप नहीं है, आप उनमें आगे नहीं जा सकते, और वो हमें स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? बेटा वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो पूछा। पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं और वो स्पोर्ट्स के या किसी भी और चीज़ के खिलाफ नहीं होते, बट दे वांट गुड थिंग्स फॉर यू इन लाइफ। फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की तरह ही स्पोर्ट्स को भी एक बराबर की स्ट्रीम का दर्जा दिया गया है और फ्यूचर में इतनी स्पोर्ट्स स्कूल्स और इतनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खुल रही हैं कि और स्पोर्ट्स में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं और भी बहुत सारे करियर पाथ होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं। एक एक टीम के साथ में 40-40, 50-50 लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है इसमें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको कि आप स्टडीज़ को अवॉइड करो, बट आप साथ साथ में स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखो। स्पोर्ट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू विद योर स्टडीज़ ऑल्सो, विद फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, टीम स्पिरिट। खेलते रहो पर पढ़ाई नहीं छोड़िए। ग्रीन नमस्कार सर, आई एम फरहीन खान फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड एंड माई क्वेश्चन इज़ कि सर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो मतलब हमारा दिमाग कहीं और ही डाइवर्ट हो जाता है, और फिर जब हम एक पूरा पेज रीड कर लेते हैं तो उसके बाद याद आता है कि मैं तो कुछ सोच रही थी, तो वो तो मुझे हुआ ही नहीं याद जो भी मैंने किया। तो सर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं फोकस? वेरी गुड क्वेश्चन फरहीन। ये एक बहुत कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड यू आर नॉट दी ओनली वन। सभी के साथ होता है और मैं जो पर्सनली ट्रिक यूज़ करता था मैं वो बता सकता हूँ। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू, बट द थिंग्स दैट वर्क बेस्ट फॉर मी, मैं ये आपको बताता हूँ कि जिस चीज़ में मन कर रहा है पहले वो पूरा मन भर के कर लो, ठीक है ना। वो कर लो कि हाँ भाई मुझे गाना सुनना है, मैंने गाना पूरा सुन लिया, 2 बार सुन लिया, ठीक है। हाँ, पूरी 4 घंटे की मूवी लेके मत बैठिएगा, पर कुछ आपको करना है वो एक बार करके फ्री हो जाइए और एक अपने आप से एक वादा कीजिए कि अब मैं अपने आप को छोटे छोटे प्राइजेस दीजिए कि मैं ये 2 चैप्टर कर लूँगा ना, उसके बाद में उठ के ये करूँगा। तो माइंड को एक वो रहता है कि एक गोल रहता है, छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि मैं जस्ट मेरे को ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में मैं जाके 1 घंटा खेलूँगा। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे अपने दिल को ऐसा भरोसा दिलाया कि इतना सा कर लो, पूरी किताब नहीं, इतना सा 2 पन्ने कर लो, फिर ये कर लेंगे, तो हमारा माइंड फिर बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट करता है। जी नमस्कार सर, माय नेम इज़ वंशिका, आई एम क्लास 9th। सर माय क्वेश्चन इज़ दैट आई एम अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, सो आई वांट टू आस्क कि हम लोग स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, आपके साथ आप डेफिनेटली स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं। हमने अभी रिसेंटली नेशनल CBSE बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी कराई और ये बड़ा स्कूल को सौभाग्य हासिल है कि एकेडमिक एक्सीलेंस वाले बच्चों के साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के बच्चे भी हैं। और ये एक बहुत जनरल सवाल होता है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी कि खिलाएं या पढ़ाएं या दोनों चीज़ कैसे मेंटेन करें। तो मुश्किल तो नो डाउट है कि कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है कि हमें समय मैनेजमेंट करने में हो, बट हम अगर स्मार्टली अपना टाइम डिवाइड करें और दोनों चीज़ों को एक शेड्यूल से चलें तो मेंटेन आराम से किया जा सकता है। हमारे जो स्कूल का शेड्यूल है वो इसी तरीके से है कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बोर्ड क्लासेस को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते। मैं आपकी जानकारी के लिए और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि CBSE नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि एक इतना बड़ा उत्सव था, इतना बड़ा जो एक कार्यक्रम था जो कि शेखावाटी ने पहली बार विटनेस किया है। इतने लोग देश और विदेशों से हमारे खिलाड़ी और उनके साथी यहाँ आए, पर उसके साथ साथ हमने एक दिन की भी स्कूल की छुट्टी नहीं की, एक दिन भी हमने किसी भी बच्चों की क्लास डिस्टर्ब नहीं की। हमारे टीचर्स ने भी डबल शिफ्ट काम किया, दिन रात मेहनत की, हॉस्टल भी एक्टिवेट था और स्कूल भी एक्टिवेट थी। तो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस हम
बिल्कुल कभी भी उसको डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। बट स्पोर्ट्स या फिर कोई भी दूसरी हॉबी, म्यूज़िक भी हो सकती है, डांस भी हो सकती है, किसी भी दूसरी कला या स्पोर्ट के साथ में आप एजुकेशन को कैसे मेंटेन करें, तो अपने समय को डिवाइड करें। खेलना हमें पसंद है तो हम कई बार उसमें ज़्यादा समय लगा देते हैं। डांस हमें बहुत पसंद है तो हम उसमें सुबह से शाम निकाल सकते हैं। पढ़ाई नो डाउट पसंद नहीं आ रही है या डिफ़िकल्ट लग रही है तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उसको समय बांधना ही होगा कि अगर हमें 2 घंटे ही खेलना है तो वो उस समय से बाहर ना जाएं। फिर अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दें, और जब खेल रहे हो तब तल्लीनता से खेलो, और जब पढ़ रहे हो तो पूरी एकाग्रचित्त हो करके पढ़ो। यूटिलाइज वन एवरी सिंगल मिनट। तो आप कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं। हमने देखा है कि जो हमारे अच्छे अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों में अच्छा अचीव करते हैं। Namaskar sir, my name is Vanshika and I am from 11th standard. So I want to ask that मुझे फ्यूचर में मेरा पैशन फॉलो करना है, बट माई पेरेंट्स से दैट you have to be stable in your life. So there is no scope in your passion. Don't follow it. Don't waste your time. It's very precious. So they want me to choose what they wanted. Means I have chosen science, but I want to make my future in my passion. So sir, how can I decide my goal? Means how can I decide my future in both these conditions? पैशन को फॉलो करने की कोई एज नहीं होती है। मैं थोड़ी सी अगर मेरी भी स्टोरी बताऊं तो मेरा पैशन हमेशा से एडवेंचर में रहा है। मेरा पैशन, नाम भी आकाश था। मुझे बचपन में हमेशा ऐसा लगता था मैं पायलट बनूंगा, ठीक है ना। मुझे अंतरिक्ष आपका है तो मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉट या स्पेस, आज भी मैं उसको, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को बहुत देखता हूँ। तो पैशन को फॉलो करने के लिए आपका सिर्फ प्रोफेशन भी वही हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आर्ट भी होती है, वहाँ स्पोर्ट्स भी होता है, वहाँ म्यूज़िक भी होता है। तो पैशन आप किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए भी कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली अपने पेरेंट्स की भी सुनो पर अपने मन की भी सुनो, दोनों काम आप कर सकते हैं। पैशन, मैं अगर अभी बात करूं कि मेरा पैशन एडवेंचर, जैसे मैंने बताया, तो मैंने पढ़ाई अपनी जगह करी पर मैंने स्काई डाइविंग भी की है, मैंने बड़े बड़े माउंटेन्स भी क्लाइंब किए हैं, मैंने रॉक क्लाइंबिंग किया है, मैं स्काउट था स्कूल में तो मैंने माउंटेनियरिंग कैंप्स किए हैं। तो पैशन आप किसी भी फील्ड में हो, साथ साथ में आप अपना आर्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, और किसी भी उम्र में उस पैशन से भी आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपका जो कर्म है, हम जो शिक्षा लेते हैं गीता से भी कि आप कर्म करें, तो कर्म अभी आपका जो है वो शिक्षा है। आप शिक्षा लें, साथ साथ में हॉबीज़ और आपकी और क्लासेस होती हैं, आप वो सब कंटिन्यू करें और आपका पैशन फाइंड करके उसको आप अपने प्रोफेशन के साथ बैलेंस करें। नमस्कार सर, माई सेल्फ अभिजीत सिंह फ्रॉम क्लास 9th। सर माई क्वेश्चन इज़, आजकल के इस मॉडर्न टाइम में काफ़ी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो सर हमें कहीं ना कहीं उनका एडिक्शन हो ही जाता है। हम काफ़ी टाइम्स घर जाने के बाद मोबाइल, स्मार्टफोन्स यूज़ लेते हैं, टीवी देखते हैं। तो सर इसका एडिक्शन कैसे कम किया जाए जिससे हम अपने स्टडी पर फोकस कर सकें अच्छे से? देखिए, एडिक्शन चाहे किसी भी चीज़ का हो वो अच्छा नहीं होता है। संस्कृत में भी कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो वो अच्छी तो नहीं होती है। तो एडिक्शन, मैंने जैसे पहले भी कहा था, तो उसको रिड्यूस करने का यही तरीका है कि हम टाइम को मैनेज करें। देखिए, जब लॉकडाउन था, जब कोविड चल रहा था, तब इन्हीं डिवाइसेस ने, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही हमें एजुकेशन के लिए सपोर्ट भी किया था। स्टिल वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स ऑल्सो बियॉन्ड द चॉक एंड बोर्ड, कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जैसे हमारी स्कूल में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स होते हैं जिससे बच्चा क्लास में बैठे बैठे ही किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जा सकता है, उसको फील कर सकता है, कोई भी मेडिकल के या केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है विदाउट गोइंग टू द लैब। तो जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमको शिक्षा को बढ़ाने में भी पूरा सहयोग किया है। तो टेक्नोलॉजी या कोई भी डिवाइस अपने आप में गलत नहीं होता है, हम उससे क्या कंटेंट अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें अच्छा या बुरा होता है। तो इफ़ वी चूज़ टू फाइंड गुड कंटेंट, इफ़ वी फॉलो स्टफ़ लाइक डॉक्यूमेंट्रीज़, स्मिथसोनियंस, हम अगर हिस्ट्री या हम लोग अपने पैशन के बारे में जानने की उस डिवाइस से कोशिश करें, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैनेज योर टाइम, लिमिट योर यूज़ एंड यूज़ द डिवाइसेस फॉर गुड थिंग्स, तो कुछ भी गलत नहीं है उसमें।
तो सर ये तो थे कुछ सवाल जो बच्चों ने आपसे पूछे। वहीं मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बच्चे जब भी आपसे बातचीत कर रहे थे तो ग्रीन नमस्कार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ये मैंने पहली बार सुना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि हम कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, ये हमारी स्कूल की ग्रीटिंग है और स्पेशली जो हमारा विजडम सिटी कैंपस है उसका ये एक कॉमन ग्रीटिंग है, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, किसी भी गेस्ट को या एक दूसरे को हम जब ग्रीट करते हैं तो हाथ जोड़ के हम बोलते हैं ग्रीन नमस्कार। उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। वो जो रहस्य है वो है कि हम एक ग्रीन सर्टिफाइड स्कूल हैं और प्रदेश की, राजस्थान की पहली प्लेटिनम रैंकिंग ग्रीन सर्टिफाइड स्कूल हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की काउंसिल होती है, वो बहुत चुनिंदा कैंपसेस को देती है, बहुत कड़े मापदंड होते हैं उस पर। उसमें हमारा जो कैंपस है वो प्लेटिनम रैंकिंग पे आती है। एक आपको अगर थोड़ा सा मैं लिंक करूं तो जो हमारी नई सेंट्रल विस्टा के अंदर जो हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है वो भी प्लेटिनम रैंकिंग ग्रीन बिल्डिंग है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, कितने स्पीशीज़ के प्लांट्स हमारे यहाँ लगे हैं, कितना ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस प्लांट्स कर रहे हैं, पानी का कितना फ़्लो है, वेस्टेज कितना है, खाने का जो वेस्ट है उसको हम कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, लाइट का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को बहुत समय में उसको चेक किया जाता है और उसकी वेरिफिकेशन के बाद में ये एक्रेडिशन मिलता है। तो वो हमें मिला है और हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब एक दूसरे को ग्रीन नमस्कार के नाम से ग्रीट करते हैं। बिल्कुल कमाल का बात है सर, ये मैंने पहली बार सुना है। हालांकि ये जो शब्द है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर आज के बाद जो है वो लोगों को ये चीज़ शायद पता हो इस बारे में, होपफुली। साथ ही सर एक और सवाल मेरा है कि आपके ग्रुप का नाम है वो जीवेम है, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इसका भी कोई रहस्य है? पापा कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। हाँ। जीवेम एक पुराने टाइम पे हमारा आशीर्वाद हुआ करता था, एक प्रार्थना थी हमारे जो वेदों में लिखी है। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बोल के बताऊं कि तच्चक्षुर्देव हितम पुरुस्तात् शुक्रम उच्चरतः पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अधिनाम श्याम शरदः शतात्। इसका मतलब है कि ईश्वर से प्रार्थना है, सूर्य से और शुक्र से उठने वाले सूर्य देव से प्रार्थना हम करते हैं कि हम 100 वर्षों तक अच्छा सुन सकें, 100 वर्षों तक जिएं। तो जीवेम शरदः शतात् का मतलब होता है कि जीवेम शरदः शतम कि 100 वर्षों तक आप जियो, चिरायु भव, और अच्छे से बोल सकें, अच्छे से सुन सकें, ये उस प्रार्थना का हिस्सा है। तो जो जीवेम शब्द है वो बड़ा पॉजिटिव है और एक आशीर्वाद स्वरूप है, प्रार्थना स्वरूप है, इसलिए हमने उस शब्द को इस्तेमाल किया है और हमारा टाइटल यही है जीवेम शरदः शतम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। और इस कार्यक्रम के बाद जो है वो कई पेरेंट्स के और कई बच्चों के सवाल जो हैं उनके भी जवाब उनको मिले होंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ खास बातचीत। ग्रीन नमस्कार। ग्रीन नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।